अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अली खिज़र। ही इज़ वेल नोन बाय यू ऑल। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च ऑफ बिजनेस रिकॉर्डर। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ इस्लाम, क्या हाल है जी आपके? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी जी सर, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, थैंक यू जी। जी सर, सबसे पहले हम जो है वो ये मुल्की हालात जो है वो डिस्कस करते हैं। हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं ये जो बड़ा सेटबैक जो पाकिस्तान को मिला है, ये जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्यों हुआ है ऐसा अचानक? और क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये माहौल साजगार नहीं लगा सऊदी अरब को? क्या मामलात हुए, क्यों ये कैंसिल हो गया? और क्या अफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इससे? देखिए जी, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो अचानक कैंसिल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो ये दौरा कभी उनकी तरफ से इस वक्त पे आने का हुआ ही नहीं था। ये हमारी तरफ से कुछ ज्यादा था लोगों को इनवाइट करने का, बट मोहम्मद बिन सलमान को लगा कि हमारी तैयारी नहीं है। आपको याद होगा कि वो नवंबर 2023 में उनका पहले आने का प्लान था, जो नहीं हुआ। फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों जब सऊदी अरेबिया की टीम आई हुई थी, तो एकदम उन्हें लगा कि हम वो जापान जाते हुए आएंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जल्दी करते हुए कहा जी मैं अपनी सारी मसरूफियात खत्म कर देता हूँ और मैं इसकी तैयारी में लग जाता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वहां पे मतलब दौरे की जो उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई, और वो अपना जो जापान का दौरा है वो एज एन रख रहे हैं। और पाकिस्तान का उन्होंने कहा कि अभी नहीं आ रहे, और पाकिस्तान में वो ना नवंबर में आए हैं ना मई में अब आए हैं 2024 के अंदर। अब आगे जाके कब आएंगे हम वक्त ही बताएगा। क्यों दौरा ये कैंसिल हुआ है, क्यों या क्यों दौरा अभी तक हो नहीं पाया, क्यों पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट जिसकी बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सकी, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टिंग के अच्छे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, हमारे लोगों की तैयारी ही नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या एसआईएफसी के अंदर हो, उन लोगों की जो प्रिपरेशन है, उन लोगों की जो 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 उन लोगों की कैपेबिलिटी है, उन लोगों की जो कैपेसिटी है, सऊदी अरेबिया के जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके फंड्स हैं, जो उनके सॉवरेन फंड्स और उनकी बाकी जो फैमिली हम्म। वेल्थ की कंपनीज हैं, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उनकी जो वो यहाँ पे वो सऊदी यहाँ पे खेल रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं खेल रहे हैं। मतलब कि हम्म। गैप आप जब तक फिल नहीं करेंगे और जब तक ये हाथ नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। सो क्योंकि आपके एमबीएस ने तो हाथ मिलाने आना है, उससे बाकी चीजें आप कर रही है, वो गैप आपको फिल करना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और हम्म। उन तक लेके आना है। सऊदी अरेबिया बड़ा सीरियस इन्वेस्टर है, वो जहां पैसा लगा रहा है वो रिटर्न देख के लगा रहा है। हम इन तरह करके उनको बुला देते हैं तो बिलियन $2 बिलियन फिर आपको शायद वो और देते जैसे पहले देते रहे हैं कि जी ये चले ये डिपॉजिट रख लें, कर लें, या जो ऑलरेडी पैसा है उसको थोड़ा रिकॉर्डिंग में डाल देंगे। बट कोई सीडीएस और बड़ी अमाउंट सऊदी अरब की तरफ से मेरी तरफ ख्याल में तो नहीं आ रही। और हम्म। अगर आएगी G2G तो हमें उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरह के स्वीटनर्स मांग रहा है, वो हम्म। स्वीटनर्स हमने सीपैक के प्रोजेक्ट के अंदर जब चाइना को दिए थे तो वो आज हमारे गले में पड़े हुए हैं। तो हमें प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट को लेके आना चाहिए, उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट करनी चाहिए, जो जो कि अभी ये जो भी आपने एक पूरा अम्ब्रेला एसआईएफसी और ब्यूरोक्रेसी का बनाया है वो नहीं दे पा रहा आपको ओवरऑल अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाना है। सही। तो आपका कहने का मतलब पाकिस्तान वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा है अभी उसको फिल करने के लिए। सही। अच्छा सर, ये जो डॉक्टर अदनान कादिर खान, जिसको पाकिस्तान की कदर ही नहीं थी, और ये जो है वो बरतानिया में जाके चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। तो इन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ जो है वो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान को बचा ही नहीं सकता। अब आईएमएफ भी जो है वो पाकिस्तान के लिए छतरी का किरदार जो है वो अदा नहीं करेगा। तो क्या ये सच है? इसमें कितनी हकीकत है? यार उस बेचारे डॉक्टर इमरान जो भी हैं, मैं नहीं उनको जानता, बट आप उनके साथ इस तरह की बात करके आप उनके साथ थोड़ी मेरे ख्याल में ज्यादती कर रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान की कदर नहीं थी, वो पाकिस्तान से जाके बैठ गए। ये कैसी आप बातें कर रही हैं? हमारा डायस्पोरा जो बाहर जाता है, खासतौर पे स्किलफुल डायस्पोरा जाता है, वो मुल्क का नाम रोशन करता है, वो मुल्क की लॉबिंग करता है, एडवोकेसी करता है, वो मुल्क के लिए अच्छी बात करता है। अगर वो वहां से वापस आए हैं तो वहां बैठ के पाकिस्तान को जानते हुए पाकिस्तान का बेहतर कर सकते हैं। इस तरह ना खुदारा इस तरह की बातें ना करें। किसी ने अगर सच बोला है तो उस सच को अपना अपना अपने
जो है ना अपने अंदर इतना ज़र्फ पैदा करें कि उस सोच हम्म। को एक्सेप्ट करें रादर देन कि अगले को आप जो है ना उँगलियाँ हम्म। उठाएँ। ये खुदा की मतलब वास्ते आप इस तरह की जो बातें हैं प्लीज़ छोड़ दें। किसी को इस तरह कहना छोड़ दें कि किसी ने आके आपके पे तनकीद कर दी तो उसको पाकिस्तान की कदर नहीं, उसको वो बुरा है। ये क्या बात हुई है? ये कोई तरीका है? इसी तरीके की वजह से तो हम इतना धँसते जा रहे हैं नीचे। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पे जो बोल दे उसके ऊपर पड़ जाओ, उसको उसको बोल दो कि वो तुम नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बात करते, तुम जो है मुल्क दुश्मन हो, तुम ये हो, वो क्या बातें ये होती हैं? अब आप ज़रा दोबारा आएँ कि अदनान साहब ने क्या कहा है? हम्म। अदनान साहब ने कहा है कि जी कोई भी एक हम्म। जो मैंने उनका वो आर्टिकल पढ़ा है, जो उनका इंटरव्यू है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई इसमें, लेकिन ना ना मैं उन्हें जानता हूँ, पहले मुलाकात है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि जी ये हम्म। कंट्री जो है, ये एक नॉर्मल कंट्रीज़ आईएमएफ पे नहीं जाते और इसमें कोई गलत बात नहीं। आईएमएफ पे वही जाता है जो परपेचुअल डेट के अंदर फँसा हो, जिसको थोड़े बहुत पैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के लिए चाहिए हो, जिसको दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट ना जिस पे कर रहे हो और हम्म। आईएमएफ उसको अफ़लोट रखे। वही कर रहा है, 24-25 प्रोग्राम में चले गए हैं। पाकिस्तान है आईएमएफ में जो हमेशा जाता रहा है, इजिप्ट है पाकिस्तान जो जाता रहा है, आपके पास अर्जेंटीना है जो जाता रहा है, आपके पास लेबनान है जो जाता रहा है। आप इन मुल्कों की हालत देखें तो आप इनके साथ खड़े हुए हैं। इस तरह हम्म। के मुल्क खड़े हैं। क्या आपने इंडिया को जाते देखा है आईएमएफ पे 1991 के बाद? क्या आपने बांग्लादेश बांग्लादेश चले अभी जा रहे हैं और क्या आपने वियतनाम को आईएमएफ पे जाते देखा है पिछले 30 साल में? क्या आपने चाइना को जाते देखा है? क्या आपने कोरिया को जाते देखा है? क्या थाईलैंड को, इन सबको 1997 की ईस्ट एशिया क्राइसिस के जब बाहर निकले तो जाते देखा है? क्या आपने जो है वो जर्मनी को 1950 के मार्शल प्लान के बाद दोबारा किसी के आगे हाथ बढ़ाते देखे? भाई अच्छे नॉर्मल मुल्क जब मुश्किल में आती हैं तो एक आध दफा मदद लेके खुद से पाँव पे खड़े हो जाते हैं। हम तो आदत बना ली है कि इस तरह से हमने चलना है तो वो अब चलते जा रही है तो नॉर्मल कंट्री नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त बात की है जो आपके पहले सवाल से भी कनेक्ट होती है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर लाता है, जी टू जी नहीं होता। और जी टू जी जो होती है वो तो आप, कोई बात मैंने आपको कही थी ना कि वो मिन्नतें तरले करके आप 1-2 बिलियन डॉलर की उनसे वो ले आ सकते हैं, जो आप उसके क्या उसको कहेंगे लोन ला सकते हैं। देखिए आप गरीब है, आपका कोई अमीर दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आप उसके पास जाएंगे जी, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, आपके पास कोई स्किल सेट भी नहीं है, आपके घर के खर्चे नहीं रहेंगे जी, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो। कहीं इन्वेस्टमेंट करो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करो, क्या प्लान है, किस तरह काम करना है, किस तरह करोगे? मैं आपका अमीर दूसरा रिश्तेदार ये देखेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन आपको वो एंड में कहेगा यार चलो ये दो लो तो थोड़े से पैसे ले लो, अपने घर का खर्चा चलाओ, बाद में देखेंगे, मुझे जब होंगे दे देना। तो वो यही हो रहा है आपके साथ बड़े सालों से। और सऊदी अरब ऐसे ही करता जा रहा है। तो आप किसी के ऊपर आप इसकी कोई बुरा ना कहें, आप अपने अंदर झांके, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, जो हम नहीं कर रहे। हम्म। हम अपने मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला रहे, हम मुल्क के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को नहीं कर रहे। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम्म। कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आएगी। और किसी को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता, अपना ही हम्म। बुरा होता है। बिल्कुल। जो आईएमएफ का वक्त जो पाकिस्तान में अभी आया हुआ है, तो सर्कुलर डेब्ट का आपको क्या लग रहा है, ये इशू सॉल्व होगा? क्योंकि निगरान हुकूमत भी आई, ये इशू जो है वो वापस से डिले हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये इशू अब सॉल्व होगा? और जब तक ये सर्कुलर डेब्ट का इशू अगर आपको नहीं हुआ सॉल्व, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो क्या जो है वो नुकसान देखने पड़ेंगे आगे? देखिए सर्कुलर डेट के दो 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 चीजें हैं। सर्कुलर डेट इस वक्त आपका जो है एनर्जी की, अगर हम सर्कुलर डेट की बात करें तो उसके दो हिस्से हैं, एक पावर का सर्कुलर डेट है और गैस का सर्कुलर डेट है, और उसमें कुछ ओवरलैपिंग भी है। तो दोनों को मिला के जो एक इस वक्त स्टॉक खड़ा है वो तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपए के करीब खड़ा है। और पावर का अगर हम इंडिविजुअल देखें तो वो 2.4 ट्रिलियन रुपयों में खड़ा है। डॉलर अगर मैंने कह दिया तो गलती से 3 रुपीज में खड़ा है। तो ये एक एक स्टॉक है। और दूसरा इसके अंदर एक इंक्रीज होता है हर साल, जो उसका फ्लो होता है। आईएमएफ का फोकस सबसे पहले ये है कि जो इसका इंक्रीज है, जो ये टूटी आपकी खुली हुई है, इस टूटी को बंद करें। फिर उसके अंदर जो पीछे जो बैकलॉग है उसकी बात करेंगे। तो वो उसके लिए वो आईएमएफ सबसे पहले ये कहता है कि जी आप अपने टैरिफ्स बढ़ाएं, आप अपने अंदर और तरह की एफिशिएंसीज लाएं, आपके और जो कॉस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेहतर करें, ताकि आपका सर्कुलर डेट का फ्लो ना बढ़े। अगर आप देखें तो इस साल भी जो 2.3 ट्रिलियन के करीब था, उससे तकरीबन 100 बिलियन रुपए ऊपर आ रहा है। तो हम्म। नेचुरली अब अगले साल कुछ और कीमतें बढ़ाने की है। जो खबरें आ रही है कि 5 से 7 रुपए टैरिफ बेस्ड टैरिफ और बढ़ेगा,
जिसकी वजह से वो सर्कुलेटेड नीचे आएगा और फिर वो उसका फ्लो जो है वो स्टॉप हो सकेगा और फिर जो भी उसमें गैप आएगा वो आपका क्यूटीए जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है उस फॉर्म में लगता रहेगा। हम्म। अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात आप हो गई थी सर्कुलेटेड का जो हमारा स्टॉक एग्जिस्टिंग है उसको करना है। तो उसके लिए जी सर्कुलेटेड डिटेक्शन प्लान एक पिछले एनर्जी मिनिस्टर जो केयर टेकर में थे मोहम्मद अली और उनकी टीम ने लेके आए थे। वो प्लान जो था वो आईएमएफ ने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया था, दो कि वो रेवेन्यू न्यूट्रल प्लान था इनके मुताबिक, लेकिन उसमें कुछ बजटरी एलोकेशन थी, कुछ जो 15% 25% जो बीपीएल ओजीपीसी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनके पास पैसे जाने थे। तो वो सारा कुछ सिलसिला भी उसमें था। उन्होंने कहा कि कल को उसको बजटिंग कर लें, ये कर लें। फिर जब वो मिनिस्ट्री चेंज हुई तो जो नए मिनिस्टर पेट्रोलियम के आए उनको शायद ये प्लान पसंद नहीं था या उनको पिछले एनर्जी मिनिस्टर पसंद नहीं थे। तो वो उनको उनके ऊपर वो जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले वो इल्जाम लगाया था ना, वो बेचारा इकोनॉमिस्ट जो लंदन से आया है वो इस तरह उन पे इल्जाम लगाते रहे, जो पॉलिटिशियन तो यहाँ पे यही करते हैं ना। तो और वो उन पे इल्जाम लगाते रहे और उसके बाद लेकिन ये है कि उन्होंने इस प्लान को खुद से करने का इरादा तर्क कर दिया। फिर उन्होंने केपीएमजी के पास भेजा हुआ है। केपीएमजी की जो कंसल्टिंग टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। अब उसके ऊपर जब काम कर रही है तो भाई आपने जब सर्कुलेटेड की जब आपने सारे नंबर्स निकालने हैं, उसको प्लान को किस तरह आपने उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में करना है, तो उसके लिए सुई की कंपनीज के नंबर्स आते हैं, सारा कुछ होता है। जो सुई कंपनीज के नंबर है उसका अभी ऑडिट नहीं हुआ। वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट जो होती है, जो इनको देखनी होती है, वो नहीं हुई। तो पहले उन कंपनीज का ऑडिट होगा, उन कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट लेटेस्ट आएंगे, फिर उसके बाद ये इसके प्लान पे काम होगा। तो ये कम से कम अगले 4 से 6 महीने कहीं नहीं गए सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान के ऊपर कोई फर्दर पेशरफ्त होती है कि नहीं। बहरहाल पावर सेक्टर के पास कुछ 100 अरब रुपए पड़े हुए हैं जो बजट में देते, तो उससे वो थोड़ा बहुत इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट मेजरली जो पेट्रोलियम की तरफ से जो आपका इनिशिएटिव था वो फिलहाल जो है वो केपीएमजी के पास गया हुआ है और वहां पे पहले वो ऑडिट होगा, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर जाके कुछ होगा। तो फिलहाल तो इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। और फ्लो का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसको कम करने के लिए आपको उसको जीरो करने के लिए आपको टैरिफ को फिर बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के भी और गैस के भी। हम्म। सही। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान को जो ये डीलिंग्स करनी है इस साल, जो काफी जो है वो पेंडिंग में है, तो किसी भी इदारे ने जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए, किसी भी इंटरनेशनल इदारे ने, बैंक्स ने नहीं दिए लोन। तो क्या पाकिस्तान इन मसाइल से निकल पाएगा? क्या 2-3 साल में आगे क्या जो है वो आपको कंडीशन लग रही है पाकिस्तान की आगे आने वाले दिनों में? बस जी वो तो मुश्किलें पड़ी इतनी आसान हो गई। अब तो हमारे साथ वो हो रहा है जी कि मतलब अब तो फंस गए हैं ना। फिलहाल तो हम स्लो ग्रोथ पीरियड में फंस गए हैं कि हम्म। हमारी जो पिछले साल आपको याद होगा नेगेटिव ग्रोथ थी, इस साल आपकी ग्रोथ जो होगी वो तकरीबन 2% के अराउंड होगी और अगले साल भी मुझे को ग्रोथ 2-3% से ऊपर की नहीं लग रही। जब आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ 2% प्लस हो तो आप समझते हैं कि ये पर कैपिटा में हम्म। तो 0%। तो पिछले हम्म। 3 साल में पर कैपिटा नेगेटिव या 0% पे आया, तो हम तो लोग रोड ट्रैप पे फंस गए हैं और हम्म। अभी फिलहाल मुझे इससे निकलते नजर नहीं आ रहे। जो खुशाइन बात यह है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है जो पिछले साल तकरीबन आपकी 37-38% पे पीक की थी, 24%, 25% की इन्फ्लेशन आई है, वो टूटती नजर आ रही है। ये जो हम्म। अब महीना आ रहा है इसमें 13-14% की आएगी और मुझे लगता है 2025 के अंदर ऐसे महीने भी आएंगे जिसमें वो सिंगल डिजिट हो जाएगी। तो हम्म। बहरहाल इन्फ्लेशन आपकी टूट रही है लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं नजर आ रही। हम्म। इन्फ्लेशन टूटेगी लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट इतने तेजी से नीचे नहीं आएंगे जितनी तेजी से इन्फ्लेशन नीचे आएगी। वो हम्म। और आप करंट अकाउंट डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अगर ग्रोथ लानी है तो आपको एक्सपोर्ट से लानी है। आपकी इंपोर्ट्स इस पर 4.5 बिलियन की हैं। अगर आप 2022 में देखें बिफोर द कमोडिटी प्राइसेस सुपर साइकिल और कोविड की अगर हम जो वैक्सीन की इंपोर्ट्स को हम निकाल भी दें तो हमारी तकरीबन $6 बिलियन की जो है मंथली इंपोर्ट थी, जिसमें हम 4-5% ग्रोथ दिखाते हैं इन इन कमोडिटी प्राइसेस, बल्कि इससे नीचे कमोडिटी प्राइसेस पे मैं बात कर रहा हूँ। और तो आज आपका 4.5 बिलियन की जब 5 बिलियन के दरमियान इंपोर्ट है तो आप इसमें नहीं ग्रो कर सकते। और अगर इसको आपको 6 बिलियन की ग्रोथ इंपोर्ट पे लाना है तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उसकी फाइनेंसिंग के लिए आपके पास एवेन्यूज नहीं है। तो हम्म। आपको अपनी या तो आप एफडीआई लेके आए, वो भी नहीं है इतने आराम से मुझे अभी आती नजर आ रही। तो हम्म। आपको जो है इस वक्त जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है।
जो हम्म। बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, या अपने अपने रिफॉर्म्स को ऐसे करना है कि एफडीआई आपके मुल्क में आती रहे और हम्म। वो एफडीआई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में आए, तो वहां से हम ये अपनी अपनी ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं, इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और उस ग्रोथ को हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन लाना है। तो वो मुझे अगले 1-2 साल में तो आती नजर नहीं आ रही। तो हम्म। अगले 1-2 साल आप इस लो ग्रोथ में रहेंगे, जो लोगों के लिए हम्म। मुश्किल होगी। लोगों की नौकरियां जो चली गई हैं वो जाती रहेंगी, नौकरियां और कम होती रहेंगी, और जो इसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी और एक लॉ एंड ऑर्डर के रिस्क है वो बढ़ते हैं। हम्म। सही। सही। जो पाकिस्तान का जो एक खजाना है जो ऑफिशियल, तो उसको फाइनेंशियली जो है वो क्या नुकसान होते हैं जब हम सब्सिडी देते हैं, तो ये नहीं, क्या? सब्सिडी आप फिस्कल अकाउंट की बात करेंगे, जो उसका डेफिसिट है उसमें जो सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी तो बहुत कम होती जा रही है, सब्सिडी तो अब देते ही नहीं है। अब हमारी जो जितना इस वक्त डेट ट्रैप पे फंस चुके हुए हैं, हमारी जितनी हम जो है कमाई होती है फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि वो रेवेन्यूज लेते हैं, एफडीआई के टैक्स रेवेन्यूज है, पेट्रोलियम के ऊपर आप टैक्स लेते हैं और तरह के टैक्स लेते हैं, उसको लेके जो टोटल आपके रेवेन्यूज आते हैं, फिर उसमें से कोई आपका तकरीबन 60% जो है वो सूबे ले जाते हैं, चूंकि हम्म। उनका वो हक होता है, वो सूबे उसको एजुकेशन, हेल्थ और 10 और जगह पे वो खर्चा करते हैं। तो हम्म। वो जो बाकी बचता है जो फेडरल गवर्नमेंट पे, वो इतना ही नहीं होता कि जितना आपका जो कर्ज की जो सूद की अदायगी है वो ही हो सके। हम्म। तो यानी आप स्टार्ट ही नेगेटिव से हो रहे हो। तो हम्म। फिर उसमें मतलब आप और क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो वही हम्म। बात है कि उसके बाद आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को हमने सबसे ज्यादा कम किया, एनर्जी हम्म। सेक्टर की सब्सिडीज को हमने कम किया, और आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों को कम करते जा रहे हैं। और जो अब आगे अगला जो सूरत हाल है, जो इन्हें करना चाहिए कि हुकूमत के साइज को कम करें। हम्म। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की हुकूमत जो है ना, वो 60-70% से कम होनी चाहिए, यानी कि जितनी 100 लोग हैं तो 30-35 लोग इस वक्त होने चाहिए। वो तो मुझे होता नहीं नजर आ रहा, तो बस ये ऐसे ही हम्म। चलेगा। और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता वो रेवेन्यू बढ़ाने की बात करें, अब देखते हैं इस बजट के अंदर क्या वो टैक्स नेट को ब्रॉडन कर पाते हैं, क्या वो एग्जाम्पशंस को निकाल के टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ये तो अगले कुछ हम्म। महीने में बताएंगे। बहरहाल इस वक्त 9.2 ट्रिलियन जो इस साल आपका एफडीआर के रेवेन्यू आ रहे हैं, और अगले साल का टारगेट जो है 12.3 है। ये 32-33% की ग्रोथ जो है मुझे तो होती नहीं नजर आ रही। नॉमिनल हम्म। जीडीपी जो है आपका 15-16% से ग्रो कर रहा है। तो ये हम्म। जो एडिशनल 15-16% ग्रोथ है, ये ना मुझे ब्रॉडनिंग टैक्स नेट से, एग्जाम्पशन दूर करने से, नए टैक्सेस लगाने से हम्म। मुझे तो नहीं नजर आ रही है। हिस्ट्री तो हमें ये बताती है कि नहीं कर पाए। लेट्स सी कि इस दफा क्या होता है। अगर ये हम्म। कर पाएंगे तो मैं तो खुश हूंगा कि मैं गलत हो गया, लेकिन अच्छी बात है हम कर पाए। बट हम्म। हालात जो लग रहे हैं उसमें तो मुझे कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं नजर आ रही। सही। अच्छा सर, सेशन को रैप करते हुए मैं लास्ट आपसे ये पूछूंगी कि क्या रिकमेंडेशन है आपकी, क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सक्सेस हो जाएगी? ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमें नहीं लगता, 90% तो हमें नहीं लगता कि हम 2-3 साल में इस क्राइसिस से बाहर आएंगे। क्या आपको लग रहा है कि हम निकल जाएंगे इस क्राइसिस से, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, आपके मुल्क में दो चीजें चाहिए। एक, एक्सटर्नल अकाउंट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो आपका एक हेल्थी करंट अकाउंट डेफिसिट उसको फाइनेंस करे, और वो आइडियली वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में आनी चाहिए, ताकि आगे जाके वो फर्दर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेन ना लाए। और हम्म। दूसरा, आपको जो है अपने जो आपने टैक्स रेवेन्यूज है उसको ब्रॉडन करना है, ताकि आपके फिस्कल हाउस में आपके स्ट्रेन ना हो, और अपने जरूरी अखराजात उनको भी कर सकें, और साथ ये है कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकें। तो दोनों चीजों को लेने के लिए अगर आपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, ब्रॉडन करना है, तो आपको एक लोगों का ट्रस्ट चाहिए जो मिसट्रस्ट है। और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बाहर वाला तो इन्वेस्टमेंट उस वक्त नहीं करेगा जब तक अंदर का बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब अंदर के लोग दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो 10.5 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में लीक का, वो दुबई अनलॉक में आई है, 2022 तक की है, उससे अगले 2 साल में लोगों ने और भी बहुत ज्यादा ली है, तो मेरे ख्याल में वो नंबर और भी बहुत बढ़ गया होगा। तो वो जब लोग पैसा निकाल के यहाँ से दुबई या इधर उधर लेके जा रहे हैं, और बड़ी मतलब वो जो है डेस्परेशन में लेके जा रहे हैं, तो बाय वाला कैसे आप पे इन्वेस्ट करेगा? तो आपको पहले अपने अंदर के लोगों को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है और उनको टैक्स हम्म। देना है। तो उसके लिए आपको लोगों का इदारों पे, और जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जो उस पे जो स्टेट की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए।
उसके ऊपर उनको कंटिन्यूटी उनकी पॉलिसीज के साथ वो सिंक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है आप देख रही हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है, जो लोगों ने जिनको वोट दी है वो नहीं आए हैं, लोग नाराज हैं। तो ऐसे नाराजगी में ना लोग टैक्स देंगे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ आना चाहिए, आपको सारे स्टेक होल्डर को लेके बैठना चाहिए ताकि लोगों का जो मिसट्रस्ट है अपने स्टेट ऑर्गन्स के साथ वो ब्रिज हो सके और उसको ब्रिज करके वो अपना और रेवेन्यू उसको वो अपने जहाँ शेयर है वो टैक्स का वो भी दें और जब वो देखेंगे कि मुल्क ठीक डायरेक्शन में कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। और जब वो अपने लोग टैक्स देंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाहर के वो लोग तो है ना शहद की मक्खियों की तरह आपके छत्ते पे पड़ जाएंगे और वरना आप उनके जितने मर्जी तरले लेने वो आपके पास नहीं आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर रवि, आपने जो है अपना इतना कीमती वक्त दिया। काफी जो है वो इंफॉर्मेटिव रहा आपका सेशन। तो आगे आने वाले सेशंस में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। थैंक यू जी।